एक गांव में रामू और श्याम नाम के दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। वो दोनों में काफी घनी मित्रता थी। वो एक दूसरे के बिना कभी भी नहीं रह सकते थे। वो कहीं भी जाते एक दूसरे के बिना कहीं नहीं जाते। उन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी। हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरा गांव देता था। सभी के दिलों में उन दोनों का ही नाम होता था। सभी गांव वाले उन दोनों दोस्तों की मिसाल पेश किया करते थे। दोस्ती हो तो इन दोनों के जैसा। ये दोनों भाई से बढ़कर एक दूसरे को मानते हैं। रामू के पिताजी उस गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे। सभी को ब्याज पे पैसे दिया करते थे। जो कोई पैसे वापस नहीं देता था, उन सब की जमीन अपने नाम पर कर दिया करते थे। कोई भी उनको बोल नहीं पाता था। सब लोग हरिशंकर से पैसे लेने को डरते थे। कहीं मेरी भी जमीन न चली जाए। एक दिन गांव में अचानक से आंधी तूफान आना शुरू हो गया। सभी लोग यह वहां भागने लगे। रामू और श्याम अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। वो दोनों भी सोच में पड़ गए। आज अचानक से आंधी तूफान कैसे आ गया? आज तो मौसम भी ठीक ठाक था। अभी तो बारिश आने को भी काफी दिन बाकी है। इतनी जोरों से हवा चल रही है, जैसे मानो कि आज पूरा गांव समाप्त हो ही जाएगा। हमारे घर वाले भी हमारे आने की राह देखते होंगे। लेकिन हम दोनों यहाँ से जाए तो कैसे? पेड़ पौधे सब के सब झुक जा रहे हैं। हम दोनों को किसी एक पेड़ के पास रुकना चाहिए। श्याम भाई, आज मौसम को हुआ क्या है जो इतने जोरों से आंधी तूफान चालू हो गया? आज सुबह तो सब कुछ ठीक ही था। जैसे लग रहा है आज ही बारिश हो जाएगी। हाँ रामू भाई, तुमने तो सही कहा। आज अचानक से आंधी तूफान कैसे आ गया? हमारे घर वाले भी चिंता में पड़े होंगे। अभी तक हम दोनों कहाँ रह गए? इस तूफान के बीच में जल्दी जल्दी घर की ओर चलते हैं। हाँ श्याम भाई, जल्दी चलो घर की ओर। कुछ समय और रुके तो कहीं हम भी उड़ न जाएं इस तूफान में। हम दोनों जंगल के बीच से होते हुए जाएंगे ताकि हम तूफान से बच सके। पेड़ की वजह से हमें तूफान से कुछ भी नहीं होगा। हम सही सलामत घर पहुंच जाएंगे। वो दोनों वहां से चले गए घर की ओर। जंगल से होकर उन दोनों जाने लगे। हवा इतनी जोर से चल रही थी, वो दोनों को धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। कैसे भी करके जंगल की ओर से जाने लगे। कुछ दूर आगे बढ़े, तभी रामू तूफान की वजह से कुछ दूर आगे जाकर गिर गया। श्याम, मुझे बचाओ बचाओ। तभी श्याम पीछे मुड़कर देखा, रामू उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। श्याम को भी तूफान की वजह से उसे बराबर कुछ दिख नहीं रहा था। रामू, तुम कहाँ हो? मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। कहाँ चले गए? अभी तो तुम मेरे पीछे चल रहे थे, तब तक अचानक से कहाँ चले गए? श्याम रामू को यहाँ वहां ढूंढने लगा। उसे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ दूर और आगे बढ़ते गया, वहां भी नहीं दिखाई दिया। रामू, तुम कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हारा आवाज भी नहीं आ रहा है। कहाँ हो? कुछ तो बोलो। तभी रामू ने आवाज लगाई श्याम को। मैं यहीं हूँ। इस घने वृक्ष के पास जल्दी आओ मेरे पास। श्याम रामू के पास चला गया। कुछ ही देर में पहुंच गया। श्याम ने देखा रामू एक जगह पे पड़ा हुआ था। जल्दी जल्दी जाकर उसे उठाया। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ। तूफान की वजह से मैं हवा में उड़ गया हुआ था। काफी देर तक मैं हवा में ही था। आज तो लगा मुझे मेरे प्राण निकल ही जाएगा इस आंधी तूफान की वजह से। चलो, तुम सही सलामत हो। मैं तो डर ही गया था। कुछ देर के लिए सायम गया था। मैं तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब दूंगा घर जाकर? अब चलो घर की ओर। काफी देर भी हो गई है। हाँ हाँ चलो। शाम भी होने को आई है। कब से हम इस जंगल में हैं? कहीं जानवर ना आ जाए हमारे सामने। दोनों कैसे भी करके गांव की ओर बढ़ते गए। कुछ ही देर में गांव पहुंच गए। सभी के सभी अपने अपने घरों में थे। कोई भी व्यक्ति तूफान की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहा था। उधर श्याम और रामू के घर वाले परेशान थे। अभी तक वो दोनों कहाँ है? श्याम के पिताजी। अरे श्याम की माँ अभी तक आया नहीं। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया ना? सुबह का गया हुआ है खेतों की ओर घूमने को। रामू का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। आप परेशान मत रहो, उन दोनों को कुछ नहीं होगा। जहां भी होंगे सही सलामत होंगे। कहीं रुक गए होंगे तूफान की वजह से। आप आराम करो। दूसरी ओर रामू के घर वाले भी वैसे ही परेशान थे। अभी तक आया नहीं घर पे। अभी तक रामू भी नहीं आया। मैं जाकर देखता हूँ कहाँ रह गया है। नहीं नहीं, आप कहीं भी नहीं जाएंगे। जहां भी होगा सुरक्षित होगा। कुछ ही देर में वो आते होंगे दोनों। कुछ समय आप रुकिए।
फिर हम दोनों गांव की ओर चलेंगे ढूंढने को। शायद वो दोनों किसी की मदद करते हो। गांव वाले की बिना मदद किए वो रह नहीं पाएगा। हाँ, तुमने तो सही कहा। हमारा बेटा जो है, दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है। हाँ हाँ, आपने सही कहा। दूसरों की मदद करना इस समय में, तभी तो गांव वाले हमारे बेटे की तारीफ जो करते हैं। उधर दोनों एक जगह पे खड़े हुए थे। रात भी होने को आई थी। कैसे भी करके दोनों अपने अपने घर की ओर चले गए। कुछ ही समय में अपने अपने घर पहुंच गए। उन दोनों के घर वाले देख के काफी खुश हो गए। कहाँ रह गए थे रामू बेटा? हम कब से आपकी राह देख रहे थे। हमें तो लगा कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया ना। मैं तो तूफान की वजह से हवा में उड़ गया हुआ था। कुछ दूर आगे जाकर गिरा हुआ पड़ा था। श्याम नहीं होता तो आज मैं आ भी नहीं पाता। इतना सुनते ही हरिशंकर को जोर सा झटका लगा। इतना बात सुनते ही कही, इसे कुछ तो हुआ नहीं ना। चलो ठीक है, आप दोनों सही सलामत घर लौट आए। देखो कल क्या होता है इन गांव वालों के साथ। कल भी ऐसे मौसम रहेगा तो हम सबका क्या होगा। पिताजी, आप परेशान मत रहो। अभी आप आराम करो, कल देखा जाएगा। सुबह होते ही रामू घर के बाहर खड़ा था। आज तो मौसम काफी ठीक है। चलो अब श्याम के घर जाके देखता हूँ वो क्या कर रहा है। श्याम के घर की ओर चला गया। कुछ ही देर में पहुंच गया। तभी श्याम के पिताजी श्याम को समझा रहे थे। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें भी कोई नया व्यापार करना चाहिए। चाचा जी, आप श्याम को कौन सा व्यापार शुरू करने को बोल रहे हो? जरा हमें भी मालूम पड़े क्या करने वाला है हमारा दोस्त आगे जाकर। हाँ बेटा, मैं कब से इसे समझा के थक गया हूं। अब तुम ही इसे समझाओ। ठीक है चाचा जी। सुनो श्याम, चाचा जी सही बोल रहे हैं। जब तक तुम ऐसे ही रहोगे गरीबों की तरह। तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है हम कोई व्यापार शुरू कर सके। बस इतनी सी बात, वो भी हो जाएगा, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। वो कैसे, कहाँ से आएगा इतने सारे पैसे, वो भी इतनी जल्दी। मैंने बोल दिया हूं ना। तुम परेशान मत रहो, वो सब मैं देख लूंगा। तुम बस व्यापार शुरू तो करो। बस अभी मैं घर जा रहा हूं। रामू घर की ओर चला गया। रामू के पिताजी उस गांव के मुनीम थे, जो सबको ब्याज के तौर पर कुछ जमीन रखकर उन सबको पैसे दिए करते थे। कहीं लोगों के तो जमीन हड़प के रख लिए ज्यादा ब्याज लगाकर। उधर दयाशंकर सोच रहा था, कहीं रामू अपने पिताजी से बोलकर पैसे देने की बात तो नहीं करेगा ना। हरिशंकर तो एक नंबर का ठग इंसान है। उन्होंने कई लोगों की जमीन अपने नाम पे करके रखा है। कहीं हमारे साथ भी ऐसा न हो। उधर रामू अपने पिताजी को श्याम को पैसे की जरूरत है बताने लगा। पिताजी, श्याम को कुछ पैसे चाहिए। उसे भी छोटा सा व्यवसाय शुरू करना है। कुछ आप मदद कर देते? हरिशंकर सोच में पड़ गए। अगर मैं श्याम को पैसे दे दूं तो मुझे क्या फायदा होगा। ऐसे ही पैसे देना तो मेरे स्वभाव में नहीं है। हाँ, अगर मैं उसकी जमीन गिरवी रखवा लूं तो अच्छा सौदा रहेगा। उन्होंने मन ही मन योजना बनाई। देखो बेटा रामू, मदद तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन बिना किसी गारंटी के नहीं। श्याम को कुछ जमीन मेरे पास गिरवी रखनी होगी, फिर मैं उसे पैसे दे दूंगा। लेकिन पिताजी, श्याम के पास पहले से ही बहुत कम जमीन है। अगर वो भी गिरवी रख देगा तो उसका क्या होगा? अरे बेटा, ये दुनिया लेन देन से चलती है। अगर वो मेहनत करेगा तो पैसा कमा लेगा और अपनी जमीन वापस ले सकता है। वैसे भी कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती। पिताजी, आप सही कह रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि श्याम की जमीन हमेशा के लिए चली जाए। रामू ने जाकर श्याम को सारी बात बताई। उसके पिताजी ने उसे क्या बोला। श्याम भाई, मैंने अपने पिताजी से बात कर ली है। उन्होंने पैसे देने को हाँ बोल दिया है। लेकिन एक बात है, मैं सोच रहा हूं तुम्हें बोलूं कि नहीं वो बात। रामू, ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतना हिचकिचा रहे हो? जो भी है तुम मुझे साफ साफ बोल सकते हो। इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? ठीक है श्याम, फिर तुम सुनो। मेरे पिताजी ने बोला है, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन श्याम को जमीन गिरवी रखनी होगी। पैसे देगा, फिर वो अपनी जमीन ले लेगा। श्याम इतना बात सुनते ही चिंता में हो गया। लेकिन व्यापार भी शुरू तो करना है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है पैसे। जमीन तो गिरवी रख दूं मैं, कहीं छोड़ा ना पाऊं तो। इसके पिताजी तो रख लेंगे, थोड़ी बहुत तो जमीन बची है हमारे पास। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? पिताजी से बात करके देखता हूँ, फिर रामू को बोल दूंगा पैसे के लिए। श्याम, तुम कहाँ खो गए हो जो इतना समय लग रहा है हाँ बोलने को? नहीं नहीं रामू,
मैं तो बस यूं ही खो गया था। मैं तुम्हें पिताजी से बात करके कल सुबह बताऊंगा। ठीक है श्याम, मैं कल का इंतजार करता हूँ तुम्हारे यहाँ का। रामू वहां से चला गया घर की ओर। श्याम सोच में पड़ा हुआ था। रामू के पिताजी कहीं ब्याज की दर बहुत अधिक हो गई तो मेरे सारे जमीन ले लेंगे। रामू भी अपने पिता की ओर ही रहेगा। वो भी मेरी तरफ से कुछ बोल ही नहीं पाएगा, सबकी तरह। तभी श्याम के पिताजी आए। क्या हुआ बेटा? तुम इतने गहराई में ऐसा क्या सोच रहे हो आज? ऐसा कुछ नहीं पिताजी, मैं तो बस जो रामू ने बोला है उसी के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ बोलूं कि नहीं रामू को? ऐसी कौन सी बात है? जरा हमें भी बताइए। पिताजी, रामू के पिताजी पैसे देने को हाँ बोल दिए हैं। इतना सुनते ही दयाशंकर खुश हो गया, लेकिन उसने आगे की बात पूरी सुने ही नहीं। सही कह रहे हो बेटा, रामू के पिताजी पैसे देने को बोल दिए हैं। अब तो मुश्किल का हाल निकल ही जाएगा। दोस्ती एक ना एक दिन काम आ ही गई बेटा। पिताजी, पहले पूरी बात तो सुन लो, आगे क्या बोला है रामू ने। आगे क्या बोला है? कुछ मांगे हैं क्या हमसे हरिशंकर भाई? हाँ पिताजी, वो बोले हैं श्याम को अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। हमें तभी वो पैसे देंगे व्यापार करने को, नहीं तो कुछ भी नहीं, उनका तो वही काम है। हमें कैसे बिना कुछ रखे दे देंगे। इतना सुनते ही श्याम के पिताजी को जोर साथ झटका लगा बात सुनते ही। बेटा तुम सही बोल रहे हो। क्या वो भी हमसे ब्याज लेंगे जरा सा भी लेट हुआ तो? ब्याज दर अधिक कर देते हैं। आज तक उनका ब्याज कोई चुका नहीं पाया है। यही तो समस्या है पिताजी, मैं रामू को क्या बोलूं, व्यापार कहीं गलती से नहीं चला तो जो भी है हमारे पास वो सब कुछ छीन जाएगा। हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, घर तक चला जाएगा हमसे। तुम परेशान मत रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारे साथ। तुम रामू को हाँ बोल दो। व्यापार करने के लालच में उसने हामी भर दी। अगले ही दिन दोनों चले गए हरिशंकर के पास गए। उन दोनों को देखकर हरिशंकर खुश हो गया। अब मैं भी इनके साथ वैसा ही करूंगा जो मैंने बाकियों के साथ किया हूँ। आओ दयाशंकर भाई, आज यहाँ कैसे आना हुआ हमारे घर पे? कुछ काम है क्या हमसे? हाँ हरिशंकर भाई, मुझे भी पैसे चाहिए थे थोड़े बहुत। आपको तो मालूम ही है सब कुछ। क्यों नहीं भाई, मुझे तो कल रामू ने सब कुछ बता दिया हुआ था। आपको व्यापार के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, आपको तो रामू ने सब कुछ बता ही दिया होगा। हाँ हरिशंकर भाई, रामू ने सब कुछ बता दिया था। घर आकर हमें मंजूर है। ठीक है दयाशंकर भाई, मैं आपको 10,000 दे दूंगा। बस आप मुझे अपने जमीन के पेपर दे दो बस। श्याम ने अपनी जमीन के कागजात गिरवी रख दिए। बदले में उसे पैसे मिल गए। हरिशंकर को धन्यवाद कहा। दोनों घर की ओर चले गए। सुबह होते ही श्याम ने एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने के बाद कुछ ही महीनों में श्याम का व्यापार अच्छा चलने लगा। श्याम, अब तो तुम्हारा व्यापार भी अच्छे से चलने लगा। अब तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो तुम धीरे धीरे धनी व्यक्ति बन जाओगे हमारे जैसा। हाँ रामू, तुम नहीं होते तो मैं आज यहां तक कभी भी नहीं पहुंचता। तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं मैं। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। श्याम दोस्त की मदद नहीं करूंगा तो कब करूंगा? तुम्हारे पिताजी को कुछ पैसे देने थे, अभी तो मेरे पास ही नहीं है। मैं उन्हें कुछ दिनों में दे दूंगा, बोल देना। ठीक है श्याम, जितना जल्दी हो सके तुम पिताजी का पैसे लौटा दो। कहीं ब्याज का दर अधिक हो गया तो तुम्हें आगे जाकर परेशानी उठानी पड़ेगी। तुम ठीक कह रहे हो रामू, मैं जल्दी से जल्दी चुका दूंगा मैं सारे पैसे। श्याम से बात करके घर की ओर चला गया। उधर हरिशंकर पैसे के इंतजार में बैठे हुए थे। रामू घर में पहुंचते ही। रामू बेटा, श्याम ने तुम्हें कुछ पैसे दिए कि नहीं? अभी तक कितने दिन हो गए हैं, अभी तक श्याम ने हमें कुछ भी नहीं दिया। हाँ पिताजी, श्याम ने बोला है मैं कुछ ही दिनों में सब कुछ लौटा दूंगा। ठीक है, अगर श्याम ने पैसे नहीं लौटाए तो ब्याज का दर अधिक कर दूंगा। मैं बाद में मुझे नहीं कहना। ठीक है पिताजी, मैं उसको बोल दूंगा। अभी तो उसका व्यापार अच्छे से चल रहा है। कुछ ही दिनों में सारे पैसे एक साथ लौटा देगा। इतना बोलकर अपने कमरे की ओर चला गया। हरिशंकर भी अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ ही दिनों में रामू फिर से श्याम के घर गया पैसे मांगने को। श्याम ने बहाना मार दिया, मैं कुछ दिनों में पैसे लौटा दूंगा, अभी मेरे पास देने के लिए नहीं है। रामू वापस वहां से चला गया घर की ओर। 2 दिन बाद फिर श्याम आया रामू के पास। रामू, ये लो पैसे, थोड़े बहुत हैं, अभी मैं तुम्हें बाकी के पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। हाँ ठीक है श्याम,
तुम आगे से समय से पैसे दे देना, नहीं तो ब्याज का दर अधिक हो न जाए। आगे से मेन समय से दूंगा। हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पे। रामू से बात करके वहां से चला गया। रामू भी अपने पिताजी को जो पैसे दिया था वो उनको दे दिया। बोला कि बाकी के पैसे जल्द ही दे देगा, अभी उसके पास इतने ही थे। कुछ ही महीनों बाद हरिशंकर को श्याम को देख के जलन होने लगी। कहीं ये हमसे ज्यादा आगे न चला जाए, नहीं तो सब लोग मुझे छोड़कर कहीं से उधार न मांगना चालू कर दे। मेरा तो धंधा मंदे में हो जाएगा। इसका तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा आगे जाकर। कुछ ही दिनों में हरिशंकर ने पैसे लेट देने की वजह से ब्याज की दर इतनी बढ़ा दी कि श्याम कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गया। हरिशंकर चाचा, आपने तो ब्याज का दर इतना अधिक कर दिया है। मैं उसको चुकाना मेरे बस की बात नहीं है। कुछ तो कम कर दो। अब ये नहीं हो सकता है। तुमने वैसे ही इतना लेट पैसे दिए हो, अभी भी तुम्हारे पास मेरे सारे पैसे हैं। खाली तुमने ब्याज ही चुका पाए हो। अभी तो मेरा मूल्य भी बाकी है। पता नहीं तुम उसे भी कब तक दोगे या फिर नहीं दोगे। इसलिए मैंने तुम्हारी जमीन रख लिया था, ताकि मुझे आगे जाकर कोई परेशानी न उठाना पड़े। चाचा जी, मैं कुछ ही दिनों में सब कुछ लौटा दूंगा। ठीक है, तुम 1 महीने में नहीं दे पाए तो मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। तुम कहीं के भी नहीं रह जाओगे। वहां से चला गया। कई दिनों तक कड़ी मेहनत करने पर भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। रामू, तुम्हारे पिता ने ब्याज इतना बढ़ा दिया है कि मैं कभी भी यह पैसा नहीं चुका पाऊंगा। मेरी जमीन मुझसे छिन जाएगी। क्या? लेकिन पिताजी ने ऐसा क्यों किया? मुझे तो लगा था कि वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम रुको, मैं पिताजी से बात करके देखता हूं। तुम्हारी जमीन को कुछ भी नहीं होगा। इतना बात करके वहां से चला गया घर। पिताजी, ये आपने सही नहीं किया श्याम के साथ। ऐसे तो उसकी जमीन और घर भी चला जाएगा एक दिन। हाँ, उसने पैसे समय पे नहीं लौटाए। मैंने वही किया जो सबके साथ करता हूँ। वो तो मेरा दोस्त है, ना कि कोई गांव वाला जो आपने ऐसा किए हो। जो हमने दिए हैं आप सिर्फ वही लो उससे। नहीं होगा रामू बेटा, मैं यहाँ पैसे फोकट के बांटने नहीं बैठा हूँ। तुम सुन लिए ना? अभी जाके श्याम को बोल देना, पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। श्याम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उधर हरिशंकर ने कर्ज न चुकाने के कारण उसकी जमीन अपने नाम कर ली। अब श्याम के पास न व्यापार था, न जमीन और न ही रहने की जगह। श्याम, अब से तुम्हारा सब कुछ मेरा हो गया है। तुमने तो मेरा मूल्य भी अभी तक नहीं चुकाया पाए हो, इसलिए मैंने तुम्हारी सारी जमीन और घर अपने नाम कर दिया। अब तुम्हें यहां से जाना होगा। चाचा, आपने हमारे साथ बहुत गलत किए हो। आपको कोई भी माफ नहीं करेगा, आप याद रखना। एक दिन जब श्याम पूरी तरह टूट चुका था, उसने रामू से कहा, तुम्हारे पिता ने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया। तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि यह मेरे साथ अन्याय हो रहा है। नहीं नहीं श्याम, मैंने अपने पिताजी को बहुत समझाया था, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुने। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। श्याम गांव छोड़कर चला गया और उनकी दोस्ती भी वहीं खत्म हो गई। श्याम गांव छोड़कर चला गया, लेकिन उसके दिल में दर्द और गुस्सा था। उसने ठान लिया कि वह मेहनत करेगा और एक दिन इतना सफल बनेगा कि हरिशंकर को पछताना पड़ेगा। इधर रामू को श्याम के जाने के बाद बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। उसे एहसास हुआ कि दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामू भी श्याम के बिना अकेले रहने लगा। सब गांव वाले भी रामू से बात करना भी नहीं चाहते थे, इसलिए रामू खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगा। उधर हरिशंकर श्याम की सारी जमीन और घर पाकर खुश हो गया, लेकिन अपने बेटे की ओर देखा भी नहीं उसका क्या होगा। दोनों के बीच में सिर्फ अपने फायदे के लिए रामू की दोस्ती को खत्म कर दिया। अब रामू भी अपने पिता से दूर रहने लगा, उनसे बात करना तक खत्म कर दिया। फिर भी हरिशंकर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। पिताजी, ये आपने सही नहीं किया श्याम के साथ। वो तो मेरा दोस्त था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब लोग मुझ पर धोखेबाज का इल्जाम लगा रहे हैं। तूने अपने दोस्त को ही धोखा दे दिया। तुम दोनों को तो कोई भी अलग नहीं कर सकता। तुम खुद ही अपने दोस्त को इस गांव से निकाल दिए। तुम नहीं जानते हो बेटा, पैसे कोई मुफ्त में नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ चुकाना ही पड़ता है, चाहे जमीन हो या दोस्त। उसने तो सब कुछ खो दिया। धन की वजह से मैं इसमें क्या करूं? उधर श्याम एक सेठ के पास जाकर छोटा सा काम करने लगा। कुछ सालों तक उनके पास काम करता रहा। समय बीतता गया।
श्याम ने एक नए शहर में जाकर कड़ी मेहनत शुरू की। उसने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ा लिया। अपनी ईमानदारी और मेहनत के दम पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब मैं इतना बड़ा धनी व्यक्ति बन गया हूँ। अब हरिशंकर चाचा भी मेरे आगे अब छोटे लगने लगेंगे। हर जगह अब तो मेरे ही चर्चे हैं, चाहे शहर हो या गांव। अब मुझे सब लोग पहचानने लगे हैं। कुछ साल बाद जब श्याम बहुत सफल हो चुका था, वह अपने गांव वापस लौटा। अब वह साधारण श्याम नहीं, बल्कि एक अमीर और सम्मानित व्यक्ति था। गांव में उसकी सफलता की चर्चा होने लगी। सुखिया चाचा, आप अभी तक हैं इस गांव में। मुझे तो लगा आप कब का स्वर्ग सिधार गए होंगे। नहीं नहीं बेटा, अभी तो मैं सही सलामत हूँ। मैंने तुम्हारी चर्चा खूब सुनी है। तुम कितने धनी व्यक्ति बन चुके हो। जब से तुम गए हुए थे सब लोग तुम्हारी ही बात करते थे। जो तुम्हारे साथ हुआ है। जाने दो चाचा, अब पुरानी बात को कौन याद रखता है। मैं तो कब का सब कुछ भूल चुका हूँ। एक दिन उसने सुना कि हरिशंकर अब बूढ़े हो चुके हैं और उनका व्यापार पूरी तरह डूब चुका है। उनकी सारी जमीनें बिक चुकी थीं और अब वे गरीबी में जी रहे थे। श्याम को यह जानकर कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि वह बदला लेने नहीं, बस हरिशंकर और रामू से मिलने को आया था, ताकि वो दिखा सके ईमानदारी से कमाया हुआ धन कभी भी नहीं जाता है, वो हमेशा हमारे पास ही रहता है। हरिशंकर की ये हालत देखकर उस पे तरस भी आ रहा था। हरिशंकर चाचा, आपके साथ कैसे हो गया? आप तो इस गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे। आप इस छोटे से झोपड़ी में क्या कर रहे हो? हरिशंकर श्याम को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जो मैंने किया था श्याम के साथ, मैं इसे कैसे माफी मांगू? मैं तो इसके भी लायक नहीं हूँ। बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया था आज मुझे उसका ही फल मिल रहा है। मेरे तुम्हारे सामने खड़े होने के भी लायक नहीं हूं। ऐसा नहीं बोलते चाचा, आप तो मुझसे बड़े हो, आप ऐसा क्यों करेंगे? श्याम हरिशंकर से बात करके वहां से चला गया। अगले ही दिन रामू को जब पता चला कि श्याम वापस आया है, तो वह उससे मिलने गया। श्याम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया और मेरे पिता ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। जाने दो रामू, तुम्हें भी एहसास हो गया ना तुम्हारे पिताजी ने हमारे साथ क्या किया। अब तुम भी उसे भूल जाओ। क्या हमारी दोस्ती फिर से हो सकती है? रामू, दोस्ती में माफ करने का ही स्थान होता है। तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत है। लेकिन याद रखना, सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि सही और गलत में फर्क समझना भी होता है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दोस्त से माफी मांगकर और इस तरह उनकी दोस्ती फिर से जुड़ गई। शिक्षा। सच्ची दोस्ती हमेशा दिल से निभानी चाहिए। गलत को गलत कहना भी एक अच्छे दोस्त की पहचान होती है। मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। एक गांव के नाम वीर प्रताप था। उस गांव के लोग काफी खुश और चुलबुल मन के थे। सभी लोग एक दूसरे की मदद भी किया करते। उसी गांव में चुड़ैल का वास भी था। लोग शाम होते ही अपने अपने घरों से बाहर नहीं आते थे। सभी के अंदर डर का भय समा गया था। शाम होते ही कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। गांव वाले में इतना खौफ बैठ गया था चुड़ैल का। गांव वाले इसे निजात पाने के लिए कुछ न कुछ उपाय में लगे रहते थे। कोई भी उसे भगा नहीं पाता था। रोज शाम को गांव में आती थी। मैं एक ना एक दिन इस गांव वालों को, इस चुड़ैल से सबको निजात दिला के रहूंगा मैं। सुबह होते ही सब लोग भूल जाते थे, अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते थे। कोई भी चुड़ैल का जिक्र भी नहीं करता था। एक दिन शाम को चुड़ैल आई, तभी एक बूढ़ा आदमी घर के बाहर बैठा था। वो कुछ तंत्र मंत्र भी जानता था। बहुत दिनों से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। आज तो मेरे मज़े ही मज़े हैं। आज तो मेरा पेट भर जाएगा इसे खाकर। चुड़ैल अपनी जादुई ताकतों से उस पे प्रहार करने लगी। बूढ़ आदमी पे कुछ भी असर नहीं हुआ, वो सहम गई। फिर वापस से उस पर प्रहार करने लगी। तभी बूढ़ा आदमी में एक मंत्र बोला। अबरा का डबरा गिली गिली छू। इतना सुनते ही चुड़ैल वहां से गायब हो गई। सुबह होते ही सभी लोगों ने बूढ़ आदमी से पूछने लगे, आपके साथ कल क्या क्या हुआ था काका? सभी को कल की घटना बताने लगा। सभी लोग देखते रह गए। काका, कल जो आपके साथ हुआ है उसका कुछ तो उपाय होगा तो होगा, इसे निजात पाने के लिए। हाँ चंपक बेटा है, इसका एक उपाय जो काफी कठिन भी है। अब तक उसे कोई भी नहीं कर पाया है। काका कुछ भी हो, आप बताइए क्या उपाय है।
मैं करूंगा, गांव वालों को हमसे चुड़ैल से बचना है मुझे। ठीक है बेटे, मैं बताता हूँ तुझे वो उपाय बताता हूँ, लेकिन कुछ भी गलती हुई तो पूरा गांव उसे भोगेगा। ठीक है काका, आप मुझ पे भरोसा रखो, कोई भी गलती नहीं होगी हमसे। चंपक को सब उपाय बताने लगा और चेतावनी भी दी चंपक को। और इस उपाय को सिर्फ अमावस की रात को होगा सिर्फ। और इसका दूसरा भी उपाय है जो एक साधु बाबा को पता है, इस उपाय के बारे में मालूम है। ठीक है काका, वो बाबा कहाँ रहते हैं? आप जानते हो, उनके बारे में मुझे बताएं, कहाँ मिलेंगे वो अभी? साधु बाबा 20 कोसों धुर मिलाएंगे, एक जंगल में, वो काफी डरावनी जंगल भी है, वहां जाना इतना आसान भी नहीं है। वो कैसे काका उस जंगल में? ऐसा क्या है काका जो इतना डरावनी और खतरनाक भी है? वहां कहीं साधु बैठकर साधना और यज्ञ भी करते हैं, रोज उस चुड़ैल को वहीं वश में कर सकते हैं। काका की सारी बात सुनकर वो सोच में पड़ गया। अब मैं करूं तो क्या करूं? जो काका बताए वो, या साधु बाबा के पास जाऊं मैं? फिर वो वहां से चला गया। अपने घर की ओर सारी बात अपनी बीबी को बताने लगा। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। तभी वहां पे गांव के मुखिया आए, चंपक के घर। चंपक बेटा, मुझे आपसे काम है, गांव वाले के सिलसिले में बात करनी है। तभी चंपक घर से बाहर आया। बोलो काका, क्या बात करना है गांव वाले के बारे में? शे इस चुड़ैल से गांव वाले कब तक घरों में रहेंगे, घुट घुट के? हम सब कब इसे चुड़ैल से छुटकारा मिलेगा, हम सबको? मुखिया जी, मैंने काका से बात की है, वो मुझे एक उपाय बताए है जो काफी मुश्किल है, और गांव वाले को इसका छुटकारा भी मिल जाएगा हम सबको। वो क्या उपाय है? मुझे भी बताओ, मैं भी जानूं इस उपाय के बारे में। ठीक है काका, मैं आपको बताता हूँ सब बात। मुखिया जी को सब बात बताने लगा। वो भी सोच में पड़ गए। ये उपाय तो काफी मुश्किल और कठिनाई से भरा पड़ा हुआ है। कोई भी गलती हुई तो सब गांव वाले मारे जाएंगे इस गलती से। मुखिया वहां से चला गया अपने घर की ओर। कुछ ही देर बाद शाम भी होने लगी। तभी वहां पे चुड़ैल आई। कोई भी गांव में नहीं दिख रहा था। चुड़ैल बोली, आज सारे गांव वाले कहाँ चले गए हैं? कोई भी नहीं दिख रहा है, लगता है मुझसे सब डर के मारे सब छिप गए हैं। घरों में कब तक छिपेंगे गांव वाले मेरे से? कभी ना कभी मैं इन गांव वाले को मार के रहूंगी, कोई भी नहीं बचाएगा इनको। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से चली गई। चंपक खिड़की से सब देख रहा था। तभी उसने अपनी बीबी को बोला, मैं कल ही उस साधु बाबा के पास जाता हूँ, सारी बात उनको बता देता हूँ, जो जो हुआ है हमारे साथ। चंपक सुबह का इंतजार करने लगा। वो रात भर नहीं सोया। सुबह होते ही वो घर से चला गया साधु बाबा से मिलने। दूसरे गांव की ओर से जाने लगा। वो काफी थक भी गया था। एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी वहां पे एक साधु बाबा आए। वो कहीं जा रहे थे। चंपक ने उनको नमस्ते बोला। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठो हो? इस पेड़ के नीचे सब कुछ कुशल मंगल है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है, पर एक दुबेधा में फंसा हूँ। आज इसलिए मैं 20 कोस धुर एक बाबा से मिलने जा रहा हूँ। आज मैं हमारे गांव के समस्या के बारे में बताऊं, गांव उनको सब कुछ। ठीक है बेटा, सब कुछ उनको अच्छे से बता देना समस्या के बारे में। बाबा वहां से चले गए गांव की ओर। कुछ ही देर में चंपक भी चला गया। बाबा की तलाश में कहीं गांव तक वो चलता गया। कुछ लोगों ने बताया, पहाड़ी बाबा पश्चिम दिशा की ओर चले जाओ, वहीं पे मिलेंगे आपको। काफी घना और जंगल के बीच में वो रहते हैं। फिर वो वहां से चला गया पहाड़ी की ओर। पहुंचते ही अजीबोगरीब आवाज आने लगी। वो काफी डर भी गया था। कैसे भी करके जंगल की ओर बढ़ता रहा। वहां पहुंचते ही चंपक चारों तरफ देखने लगा। वो सोचने लगा कि ये सब क्या है। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। हवन की आग जल रही है। काफी रात भी हो गई है। मैं अब करूं तो क्या करूं? तभी उसने बाबा को आवाज लगाई। बाबा, आप कहाँ हो? मुझे आपसे काम है, बहुत जरूरी बात करनी है मुझसे आपसे। बाबा वहां पे नहीं आए। चंपक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मैं क्या करूं? तब भी उसको काका की बात याद आ गई जो उन्होंने कही थी। तभी उसने काका ने उसे एक मंत्र बोलकर भेजा था। वो मंत्र बोला, अबराका डाबरा गिली गिली चू। इतना सुनते ही वो बाबा वहां पे आ गए। चंपक उनको देखता रह गया। काफी देर तक देखता रहा उनको। बोलो बच्चा, तुम कौन से गांव से आए हो? यहाँ का रास्ता कौन बताया आपको? और क्या काम है तुमको? चंपक ने उनको सब कुछ बताया। अपनी परेशानियों के बारे में बाबा चंपक को बैठने को कहा। बाबा अपने तंत्र मंत्र से पता करने लगे चुड़ैल को वहां से कैसे निकाले। तब भी उनको सब कुछ मालूम हो गया वो चुड़ैल कहाँ से आई है और कैसे जाएगी गांव से। बाबा ने अपने मंत्र सत्र से सब कुछ पत्था लगा लिया। वो कौन है? बाबा ने बोला। उसने चुड़ैल के साथ बहुत गलत किया हुआ है।
उसे मार के फेंक दिया है किसी ने, इसलिए वो किसी को नहीं छोड़ेगी। बाबा की बात सुनकर उनको देखता रह गया। कुछ देर बाद वो बोला, बाबा, इसका कुछ तो उपाय होगा इस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए हम सबको। हाँ है, इसका एक उपाय उसके साथ जिसने किया है। वो खुद बोले तो सब सही हो जाएगा सबका। वो वहां से चली जाएगी हमारे लिए। बाबा की बात सुनकर चंपक को अच्छा लगा। सुबह होते ही फिर वो दोनों वहां से चले गए गांव की ओर। चलते चलते वो दोनों को शाम हो गया। चुड़ैल के आने का वक्त भी हो गया था। वो दोनों एक खिड़की से देख रहे थे। चुड़ैल वहां पे आकर क्या कर रही थी, बाबा सब अच्छे से देखने लगा। सूर्य अस्त्र होने से पहले वहां से चली गई। बाबा सब कुछ देखकर समझ गया था इस मुश्किल का हल क्या है। तभी उसने चंपक को कहा, चंपक बेटा, इसका हल हमें जल्दी ही निकालना होगा, नहीं तो सब लोगों के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। कुछ भी हो सकता है गांव वालों पे। चंपक इतना सुनते ही बोला, जल्दी बताओ बाबा, इसका हल क्या है, कब करना है? बाबा ने सब कुछ बता दिया, कब और कैसे करना है और कौन करेगा इसका उपाय। सुबह होते ही वो मुखिया जी के घर की ओर रवाना हो गया। कुछ ही ढेर में मुखिया जी घर के बाहर मिल गए। चंपक उनको सारी बातें बताने लगा जो बाबा ने बताया उसको। तभी मुखिया जी ने बोला, ठीक है चंपक, जल्दी से इसको यहां से निकालो। हम सबको इसे छुटकारा मिलेगा। ठीक है मुखिया जी, मैं जल्दी से जल्दी करता हूँ। मैं बाबा को बोल देता हूँ, जल्दी करिए आप। फिर वो वहां से चला गया अपने घर की ओर। घर पहुंचते वो बाबा को सब कुछ बता दिया, मुखिया जी ने जो बोला था। बाबा भी घर से बाहर निकलकर गांव के एक जंगल की ओर चले गए। तभी शाम भी हो गई। चुड़ैल उनके पास आई। वो बोली, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम भी मर जाओगे। सबकी तरह मैं सबको मार के रहूंगी। बाबा उसकी ओर आंख में आंख मिलाकर देख रहा था। उसने बोली, तुम नहीं जानते हो, सबने बहुत गलत किए हैं मेरे साथ। मुझे किसी को नहीं छोड़ना है। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, तुम चले जाओ इस गांव को छोड़ के। तुम्हारे साथ क्या हुआ था मुझे सब बताओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जो रहेगा। तुम केवल उसको ही सजा दो, बाकी सबको छोड़ दो। जो जो हुआ था उसके साथ सारी बात बताने लगी बाबा को। सब लोगों ने मिलकर तुम्हें मार दिया, इसलिए तुम गांव वाले को मार रही हो। ये मैं नहीं होने दूंगा। जिसकी गलती है तुम केवल उसको ही सजा दो। इतना सुनते ही चुड़ैल मान गई। वो केवल मुखिया जी को मारने के लिए तैयार हो गई। फिर वो वहां से चली गई जंगल की ओर। बाबा भी वहां से चले गए गांव में। गांव में जाते ही चंपक को सारी बात बताने लगे। वो दोनों मिलकर एक साजिश रचे मुखिया जी के लिए। सुबह होते ही वो दोनों एक साथ घर से बाहर कहीं चले गए। किसी को बताया भी नहीं। कुछ दिनों के बाद वो गांव में आए। कुछ दिन के बाद अमावस की रात है। उस दिन हम चुड़ैल को इस गांव से भगा के रहूंगा मैं। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। घर में सभी लोग देखते रह गए। 2 दिन बाद अमावस की रात आ गई। बाबा अपने काम में लग गए। शाम होते ही चुड़ैल भी आई। वहां पे मुखिया जी भी थे। चुड़ैल तभी मुखिया को देखी। तभी बाबा ने एक मंत्र बोला। चुड़ैल यहाँ से वहां नहीं हुई, एक जगह पे रह गई खड़ी। बाबा मंत्र बोलने लगे। तभी आग्नि में से ज्वाला निकलने लगा। ज्वाला को देखकर सभी लोग डर रहे थे। तुम इन लोगों को क्यों मारना चाहती हो, बताओ इन सबको, नहीं तो मैं तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा। मेरे नहीं शादी हुई थी तब मुखिया जी ने मेरा खून कर दिया था, और मेरे पति को भी। तब से मैं इसको मारने के लिए ढूंढ रही हूँ। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे दुल्हन के जोड़े में हाय मार दिया ईश ने। इसको मार कर तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। बाबा उसको अपने जाल से छोड़ दिया। अब तुम आजाद हो, जो चाहो तुम कर सकती हो। मुझे छोड़ दो, अब मैं किसी को नहीं मारूंगा। हाँ, मुझे जाने दो। मुखिया जी की एक बात भी नहीं मानी। चुड़ैल अपनी शक्तियों से मार दिया मुखिया जी को। फिर वो वहां से चली गई। सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। सुबह होते ही बाबा भी अपनी कुटिया की ओर चले गए। सब लोगों ने बाबा का धन्यवाद किया।